हम अनसोल्ड पेपर में 2023 का सेट संख्या 2 बीटी ये कर रहे हैं और इसमें हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और उसमें 5 पार्ट होते हैं, तो उनको हम करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स। फर्स्ट पार्ट में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है कि पहले हम न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी है उनको लिख लें, किस किस के मान दिए हैं। तो फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये लेंस का नाम लिख दिया मैंने, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस अवतल लेंस का दूसरा नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लिखी जाती है, तो यहां माइनस। एक 20 सेंटीमीटर का अपसारी लेंस और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। दूसरा अभिसारी लेंस है, उसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल को सरलता से समझने के लिए हमने डायग्राम बनाया। एक अवतल लेंस बनाया, एक उत्तल लेंस बनाया और दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हमने दिखा दी। दो लेंस हैं, दो फोकस दूरी हैं, तो एक की फोकस दूरी f1, एक की f2 लिख ली। इसकी फोकस दूरी f1, इसकी f2। आगे क्या दिया है, मुख्य अक्ष में एक वस्तु कितनी दूर रखी जाए। कोई वस्तु इससे कितनी दूर रखी जाए, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, ये हमको ज्ञात करना है कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब की डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो जब दो लेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले लेंस का जो प्रतिबिंब होगा, इस वस्तु का ये लेंस प्रतिबिंब कहां बनाएगा वो हम देख लें। वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो पहले इस लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि प्रतिबिंब कहां होगा। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। अनंत पे बनने का अर्थ है ये पहला लेंस और ये दूसरा लेंस। तो दूसरे लेंस से किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और मुख्य अक्ष मैं इसमें बना रहा हूं रेड कलर से, ये मुख्य अक्ष हो गई। इस लेंस से अगर किरणें समांतर जा रही हैं, उसका अर्थ है कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, क्योंकि अनंत पे दिया है। जब ये अनंत पे बन रहा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये फॉर्मूला हमने लगाया द्वितीय
लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं। तो F क्या आएगा, F2, V लग जाएगा अनंत, इनफाइनाइट, U निकालना है, F2 इसकी फोकस दूरी 30, 1 इनफाइनाइट 0 हो गया, 1/u 1/30, तो U की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ कि दूसरे लेंस से बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर पर वस्तु होगी, मतलब पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी हो गई, 30, माइनस ये बता रहा है कि बाईं तरफ होगी। तो हमें तो U बताना है इस वाले लेंस से, तो इस वाले लेंस से कितनी हो जाएगी, पूरी 30 है, ये 15 है, तो इधर की कितनी बची, 15। तो U जो लास्ट में ये निकालना है, इसे U डैश लिख लिया, U डैश का मान कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। और इसका हम रे डायग्राम अगर बनाएं तो इस तरह से आएगा, ये वस्तु से किरण इस पॉइंट पे गिरेंगी, यहां से गिर कर ये थोड़ी फैलती चली जाएंगी, इन्हें पीछे हटाने पर यहां मिलेगा, यहां प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा और किरणें अनंत पर जाएंगी, क्योंकि इसकी फोकस दूरी के बराबर ये प्रतिबिंब आ रहा है। पांचवें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए दो शर्त होती हैं, एक ये और एक होती है अनंत की स्थिति। अंतिम प्रतिबिंब जब 25 सेंटीमीटर पर बनता हो तो ये शर्त है, जब अनंत पर बनता हो तो दूसरी शर्त होती है। तो इसमें क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं, एक तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आरेख बनाओ, दूसरे उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त नाम इसलिए है कि ये दो लेंसों से मिलकर बनी होती है। एक लेंस की सूक्ष्मदर्शी को हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। तो डायग्राम, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है छोटी वस्तुओं को जो आंख से ना देखें, इसलिए इसमें पहला लेंस बनेगा छोटा। मुख्य अक्ष में बनाऊंगा रेड कलर से, ये मुख्य अक्ष होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगी वस्तु, ऑब्जेक्ट AB। किरण आरेख बनाने के लिए वस्तु से दो किरणें भेजी जाएंगी, एक भेजी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से निकलेगी, एक भेजी जाएगी प्रकाशिक केंद्र से जो सीधी जाएगी। तो एक भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से जाएगी, और एक भेजेंगे प्रकाशिक केंद्र से
जो सीधी जाएगी, ये दोनों किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। जहां ये एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। अक्ष के नीचे काटा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो दूसरा लेंस जो इसमें होता है आंख की तरफ, वो यहां बनेगा। और ये दूसरा लेंस किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। यहां प्रेक्षक है, देखने वाला। इन किरणों को अगर हम पीछे हटाएं तो पीछे हटाने पर अंतिम प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब यहां बनता है। इस प्रकार से तो यह प्रतिबिंब का बनना हो गया। यह आरेख बनवाया था। पहला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। इस लेंस ने इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बनाया, इसका प्रतिबिंब इस लेंस ने ये बनाया। उसी साइड इसलिए बनाया क्योंकि ये प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस के अंदर बनता है। वस्तु की तरफ जो लेंस है इसका नाम होता है अभिदृश्यक, और आंख की तरफ जो लेंस है उसका नाम होता है नेत्रिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसको जो प्रकाशिक केंद्र है उसे हम ओ से लिखेंगे। इसे कहते हैं आई पीस, तो इसका प्रकाशिक केंद्र ई से लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव से प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस लिखी जाएगी वीओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस यूओ। इसकी वस्तु से दूरी यूओ, प्रतिबिंब की दूरी वीओ। इस लेंस का कोई मान लिखा जाएगा तो ई लगा के, तो यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। वस्तु की दूरी यूई, प्रतिबिंब की दूरी वी। यह वस्तु, यह प्रतिबिंब इसका है, यह वस्तु, यह प्रतिबिंब इसका है। पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु बन जाता है। तो ये किरण आरेख हो गया। तो ये जो किरण खींची गई है यह दर्शन कोण दिखाने के लिए है। यहां वस्तु का दर्शन कोण क्या लिखते हैं, अल्फा से। प्रतिबिंब का दर्शन कोण किससे लिखेंगे, बीटा से। तो किरण आरेख हो गया। दूसरी बात इसी क्वेश्चन में पूछा है आवर्धन समता का सूत्र। आवर्धन समता इस कंडीशन में, तो आवर्धन समता का व्यंजक निकालिए। अगर डायरेक्ट होता लिखिए तो हम डायरेक्ट लिख देते। इसमें पूछा है कि प्राप्त कीजिए, निगमन करवाया है। तो निगमन करने के लिए आवर्धन समता का बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। वस्तु है ए बी और ये दर्शन कोण क्या है, अल्फा। ये डायग्राम मैंने यहां से निकाला है। तो अल्फा दर्शन कोण उस कंडीशन में लिया जाता है जब ओ से यहां तक की डिस्टेंस डी हो। इक्वेशन फर्स्ट, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा ये एंगल है, अल्फा ये एंगल है। अब बीटा अल्फा की वैल्यू किस टेक्निक से निकालेंगे हम। अगर ये कोण बहुत छोटे हों तो अल्फा बराबर tan अल्फा के होता है।
तो बीटा और अल्फा के मान, अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा होता है जब कोण छोटा हो। इस ट्रायंगल में लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, अपॉन में आधार क्या है डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा की वैल्यू, बीटा इक्वल टू टेन बीटा, ये बीटा एंगल है। लंब बटे आधार, लंब क्या है ए डैश बी डैश, आधार क्या है यूवी, ए डैश बी डैश अपॉन यूवी। ये दोनों वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में लगा रहा हूं। यूवी नेत्रिका से बाईं तरफ है लेफ्ट साइड में, तो माइनस में ले लिया। दोनों वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं समीकरण फर्स्ट में। बीटा की वैल्यू ऊपर आएगा ए डैश बी डैश अपॉन यूई, अल्फा का मान ये नीचे आएगा ए बी अपॉन डी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एक साथ लिखा, डी ऊपर चलाएगा, अपॉन में है ज्यादा, अपॉन के अपॉन में डी ऊपर यूई नीचे। हम जानते हैं ये प्रतिबिंब की लंबाई है ये वस्तु की, आई आई डैश अपॉन ओ डैश ये इक्वल होता है वी अपॉन यू के। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं वी अपॉन ओ यू और डी अपॉन यूई। और ये वी और यू अब दृश्य के लगाए जाएंगे वी ओ और यू ओ, तो ये आवर्धन समता का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में ये कंडीशन लगाएंगे, एक बार दोबारा सुन लें। आवर्धन समता होती है एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा और अल्फा के मान टेन के फॉर्मूले से हमने निकाल लिए। लंब बटे आधार, यहाँ आया था ए बी, लंब बटे आधार। ऐसी इस त्रिभुज में लगाया टेन बीटा का सूत्र, लंब बटे आधार ये लगा दिया। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, दोनों वैल्यू इसमें लगा दी, ये आ गई। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन यू। डी अपॉन के अपॉन में है ऊपर चला जाएगा, यू ही नीचे आ जाएगा, तो डी अपॉन यू ही। फॉर्मूला तो आवर्धन समता का आ गया, लेकिन ये केस नहीं लग पाया है बीच में। तो ये केस इसमें अगर हम लगाएं तो क्या होगा, ये केस है कि अंतिम प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, मतलब इसकी जो दूरी है 25 सेंटीमीटर हो, उसी को कैपिटल डी कहते हैं। बी का मान किसके बराबर हो, डी के, और इससे प्रतिबिंब बाईं साइड में है तो चिन्ह माइनस। फॉर्मूला लिखा एक बटे बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये प्रतिबिंब इस लेंस ने बनाया है, नेत्रिका ने, तो नेत्रिका के लिए बीई, यू की जगह यूई और एफ की जगह एफ ही। वी का मान माइनस डी, यू की जगह यू की वैल्यू ही रखेंगे तो माइनस में लगेगी एफ ही, या ऐसा कर सकते हैं यहां दिखा देंगे, यू के स्थान पे क्या लगा रहे हैं माइनस यू ही। यू का मान लेंस से बाईं तरफ है तो माइनस में लगेगा। ये डबल चिन्ह हो गए तो यहाँ प्लस का आ गया एक बटे वी इक्वल टू वन अपॉन एफ ही, और ये स्टेप माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो गया वन अपॉन डी। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दी डी से, तो इधर भी डी से मल्टीप्लाई होगी, उधर भी और इधर भी, तो ये हो गया डी अपॉन यू ई, और डी अंदर आएगा तो डी से डी यहाँ कट जाएगा, ये डी यहाँ आ जाएगा,
तो कटेगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो कंक्लूजन ये निकला कि डी अपॉन यू की वैल्यू ये होगी। और इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे, यहां डी अपॉन यू की जगह। तब इक्वेशन 2 से कैपिटल एम बराबर माइनस बी ओ अपॉन यू ओ ऐसे ही आ जाएगा, डी अपॉन यू की जगह ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट, पांचवें का तीसरा पार्ट गए। इसमें एक डायग्राम दिया है और पहले लिखा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि यदि व्हीटस्टोन में धारामापी की शाखा में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। इसके बाद इसमें एक डायग्राम दिया है, यहां बना रहा हूं मैं। इस तरह से इसका कनेक्शन एक बैटरी से है, एक एमीटर लगा है, एमीटर का प्लस माइनस ये यहां सेल से बैटरी से जुड़े हैं। बैटरी 60 वोल्ट की है और जो रेजिस्टेंस दिए हैं वह है 20 ओम, ये भी 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम और ये भी 20 ओम। ये 10 ओम, 10 ओम। ये डायग्राम दिया है और इसमें पूछा है कि एमीटर द्वारा मापी गई धारा बताओ। तो एमीटर तो धारा ही बताएगा, आई इसका निकालना है। तो किसी भी सर्किट में करंट पूछी जाए तो पहले हम उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस जब आ जाएगा फिर हम लगा देते हैं आई बराबर V अपॉन आर या आई इक्वल टू ई अपॉन आर, ये वोल्टेज। तो हमें R चाहिए परिपथ का। तो इन सब का टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? जहां पर समांतर में होंगे समांतर के अनुसार जोड़ेंगे, श्रेणी में होंगे तो श्रेणी के अनुसार जोड़ेंगे। तो पहले तो कहीं भी अगर हमें 5 प्रतिरोध दिखें एक साथ जुड़े हुए तो हम उस पर थोड़ा विचार करते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में तो नहीं है। कैसे पता लगेगा? इतना डायग्राम अगर मैं छोड़ दूं तो 5 रेजिस्टेंस है और 5 में इनका अनुपात 20/20, इनका अनुपात 20 अपॉन 20 कट के आएगा 1/1, 1/1, अर्थात इधर का अनुपात P/Q, इनका अनुपात R/S बराबर है। तो बीच वाले रेजिस्टेंस में धारा नहीं बहेगी। जब इसमें करंट नहीं बहेगी तो इसे हम काउंट भी नहीं करेंगे। जब काउंट नहीं करेंगे तो इस प्लस से निकलने वाली करंट यहाँ जाएगी, यहाँ से 2 भाग में बटेगी और ये करंट जो इस बीच में जाएगी वही इस बीच में जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक सेम करंट रहेगी। तो ये श्रेणी में हो गए 20-20। तो 20-20 जब श्रेणी में हो गए तो इनका टोटल हो गया 20
प्लस 20 इक्वल टू 40 ओम। ऐसी नीचे वाली लाइन भी श्रेणी में हो गई, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 ओम। अब समझने के लिए अगर ध्यान दें तो ये दोनों 20 कितने का काम कर रहे हैं, 40 का, और ये 20 भी दोनों किसका काम कर रहे हैं, 40 का। तो स्टूडेंट को और इजी समझाने के लिए मैंने इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए मॉडिफाई किया और दोनों रेजिस्टेंस की जगह मैंने एक बनाया 40 और 40। ये अब दोबारा देखें, 40/40 P/Q, 20/20 R/S। 40 से 40 कटेगा 1/1, 20 से 20 कटेगा 1/1। तब भी इनके अनुपात बराबर है, 1/1 इधर से भी आ रहा है, 1/1 इधर से भी आ रहा है। फिर ये संतुलित व्हीटस्टोन की शर्त हो जाएगी और बीच के रेजिस्टेंस में करंट नहीं बहेगी। जब इसमें करंट नहीं बहेगी तो इसे हम काउंट भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो अब देख रहे हैं ऊपर ये सीरीज में हो गए 40 प्लस 20 60, नीचे 40 प्लस 20, ये R3 लिख दिया मैंने, ये R4। 40 प्लस 20 60 और ये भी 60। तो इस लाइन का रेजिस्टेंस 60, इसका भी 60। और समझने के लिए अगर देखा, फाइनल में क्या पहुंचा, ऊपर एक रेजिस्टेंस 60 और नीचे एक रेजिस्टेंस 60। इनमें विचार करें कि ये समांतर में है या श्रेणी में है। तो यहां से जाने वाली धारा दो भाग में बट रही है। जब करंट डिवाइड हो तो समांतर क्रम होता है। ये कौन से क्रम में है, समांतर में। तो 60-60 का समांतर के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है R इक्वल टू R1 R2 अपॉन, ये फॉर्मूला इससे बना है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूले हमारे किस क्रम के हैं, श्रेणी। ये किस क्रम के हैं, समांतर क्रम। तो 60 और 60 का चाहे इससे निकाल लो या एलसीएम लेकर ये ऐसा हो जाता है, इससे निकाल लो। 60 × 60 बटे 60 प्लस 60, 60 × 60 नीचे 120, 60 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 30, तो R हमारा आ गया 30 ओम। जितने रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए थे उन सब का टोटल आया 30 ओम। तो करंट हम निकालेंगे इससे, V की जगह लगाएंगे 60, R की जगह ये लगेगा, और 30 से 60 कटेगा तो क्या आएगा, 2। तो I इक्वल टू 2 एम्पियर, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा था कि अगर व्हीटस्टोन सेतु में बीच के विकर्ण में धारा मापी में धारा ना बह रही हो तो P/Q बराबर R/S होता है। यही सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु का। इसे संतुलित व्हीटस्टोन की शर्त भी कहते हैं और बाद में ये न्यूमेरिकल कर दिया। पांचवें का फोर्थ पार्ट, इसमें पूछा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या करो। ऊर्जा बैंड के आधार पर, पदार्थों का वर्गीकरण। ये लेसन नंबर 14 से उठाया गया है क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर दो बैंड बताए गए हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। जिन पदार्थों में चालन बैंड
और संयोजी बैंड एक दूसरे के समीप होते हैं, उनमें धारा आसानी से बहती है। जिनमें दूर दूर होते हैं उनमें धारा नहीं बहती है। धारा तब बहेगी जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में रहेंगे। तो सबसे पहले हम तीन पदार्थों का वर्गीकरण 3 भाग में है: चालक, अर्धचालक और अचालक या कुचालक। तो पहले हैं चालक। ये मैंने 3 बैंड दिखाए हैं। ऊपर वाले बैंड को कहेंगे चालन बैंड, चालन बैंड, और ये भी है चालन बैंड। नीचे वाला जो बैंड है उसे कहेंगे हम संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। तो धातुओं में या चालकों में दोनों बैंड एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसलिए इनमें धारा आसानी से बहती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। ये है हमारे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, जिनकी डायोड एलईडी बनी होती है। इनमें दोनों बैंडों के बीच में कुछ गैप होता है, अर्थात कुछ एनर्जी इन्हें एक्स्ट्रा देनी होती है धारा प्रवाहित कराने के लिए। अगर ये जर्मेनियम का अर्धचालक है, जर्मेनियम है, तो इनके बीच में जो गैप होगा वो होगा 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे बोलते हैं बैंड ऊर्जा गैप। इतनी एनर्जी इसमें एक्स्ट्रा खर्च होगी। इन बैंडों के ये हमारे दिखाए गए हैं किसके, अचालक के। हीरा अचालक की श्रेणी में आएगा। और इनमें जो गैप होता है वो होता है लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कुछ कठिनाई से धारा बह जाती है, लेकिन इसमें गैप अधिक होने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये इस क्वेश्चन में डायग्राम देकर और हम जो मौखिक बता रहे हैं उसे लिखना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा पूर्ण हो जाएगा। इसका 5वां खंड, पांचवा पार्ट इसका, इसमें कहा है कि यदि ड्यूट्रॉन का नाभिक और एल्फा कण दोनों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दी है तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात करिए। एक छोटी सी अभिक्रिया दी है, 1H2 टेंड्स टू 2He4 प्लस Q। ये रिएक्शन दी है छोटी सी कि ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। यही अभिक्रिया हमारी सूर्य पर होती है। तो ये Q की वैल्यू पूछी है और इसमें इन दोनों नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियॉन दे रखी है। इसकी बंधन ऊर्जा है 1.25, इसकी बंधन ऊर्जा दी है 7.4 और प्रति न्यूक्लियॉन में दी है प्रति न्यूक्लियॉन। इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऊर्जाएं दी हो या इनके द्रव्यमान दिए हो, तो वेरी इजी, हम इधर की ऊर्जा में से इस ऊर्जा को घटा देंगे, इधर के द्रव्यमान में से
इस द्रव्यमान को घटा देंगे और फिर एनर्जी द्रव्यमान वाले सूत्र में मान लगा देंगे। तो फिलहाल ऊर्जा दी है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, प्रति न्यूक्लियॉन से इसे कुल बंधन ऊर्जा में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, ये नंबर कितना है 4, 4 से इसकी गुणा होगी। ये नंबर कितना है 2, 2 से इसकी मल्टीप्लाई और फिर आगे 2 इससे और मल्टीप्लाई। तो 1.25 की 2 से हुई 2.5, फिर 2 से हुई तो 5, 4 की इससे होगी 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 1 29। इसमें से फिर इसे घटा देंगे। Q इक्वल टू 5 माइनस 29.6, पॉइंट इसमें है इसमें नहीं तो 0.0 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 24.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी अभिक्रिया में अगर एनर्जी माइनस में आ गई तो वो अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है, और प्लस में आ जाती है एनर्जी तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। तो ये एक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो था, फिफ्थ क्वेश्चन था, ये हमने आज की वीडियो में किया। और अब 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 6, 7, 8 और 9। उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का काम इतना ही करते हैं, बाकी कार्य फिर करेंगे हम। धन्यवाद।